जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदी अंग्रेजी में बोल करके जी लोगों को कन्विंस किया है कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, जी जनता उसको देख रही है जी कि पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हुई जी है जी और उस समय ये एजेंडा छोड़ा गया। तो हम तो उस बात को भी याद करते हैं, जिस दिन बार्गेनिंग कैपेसिटी में आ जाएंगे उस दिन उनकी सत्ता होगी, उनकी सरकार होगी। और जिस दिन इस तरह के दल संघर्ष किया सत्ता के लिए, उस तरह से अति पिछड़ा समाज ने कभी संघर्ष नहीं हुआ, सब दिन पिछलग्गू बन के रहा। इस चुनाव में, पहले के चुनाव में, उसके बाद नीतीश जी जब से आए तो ये प्रमाणित है, बोलने की बात अब ये रह नहीं गई है। इसलिए अति पिछड़ा समाज का जिधर भी वोटर्स जाएंगे, अति पिछड़ा समाज जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज फिर से लंबे समय के बाद विद्यापति चंद्रवंशी जी जुड़े हैं। आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी पार्टी वैसे तो सभी की है, लेकिन अति पिछड़ा समाज से बहुत ज़्यादा लगाव है और अति पिछड़ा समाज इस पार्टी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। कई कार्यक्रम इनके आपने देखे होंगे। एक तरफ नीतीश कुमार का कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ इनका भी कार्यक्रम चल रहा था और अभी भी इनका कार्यक्रम चल रहा है। ये लगातार साल के 365 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे समाज के लोगों का उत्थान हो सके, जागृत कर सके और वो अपने अधिकार की रक्षा के लिए तत्पर रहे। ऐसा ही एक अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा इनका चल रहा है। उस यात्रा से जुड़ी हुई बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन चूंकि जातीय जनगणना भी इस बीच में आ गया है और इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ये भी विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले विद्यापति चंद्रवंशी जी इस जातीय जनगणना जो बिहार में हुई और जो केंद्र सरकार ने घोषित की है, दोनों में क्या अंतर है, उसकी क्या फायदे मिलने वाले हैं, फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा और चुनाव में इसको किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, ये सारी बातें होंगी। इसके साथ साथ अति पिछड़ा समाज जो कि सबसे बड़ा है अगर देखा जाए तो जातीय गणना के अनुसार, क्या इस समाज को उनका हक मिला या आगे के लिए क्या रणनीतियां बनाई जाएगी, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय के बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह की बातें आपने भी देखी होंगी कि बिहार से लेकर के केंद्र तक, और चूंकि बिहार में 2025 में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होने हैं, तो सारी शक्तियां बिहार पहुंच गई हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां पहुंची हैं। कांग्रेस की पूरा फोर्स लगी हुई है। कांग्रेस आप देख रहे होंगे कि जो कल तक पिछलग्गू बन के चल रही थी, अचानक से राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगा है कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बने। ये सभी लोग अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, तो उसमें अति पिछड़ा समाज कहाँ है, आप लोग कहाँ हैं? देखिए, दरअसल आप देखिएगा, आज से नहीं जी, जिस समय कि राजद की सरकार थी बिहार में और राजद जो है सो अपने फुल फॉर्म में था, और आपने उसके बाद देखा होगा कि जब उस समय कहा जाए तो कुर्सी टेबल जीत जा रहा था, राजद जिसे विट सीट देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू जी ने एक बयान दिया था उस समय, ये इतना वोट कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि जिन निकला। तो ये जिन जो है, ये जिन अति पिछड़ा समाज जो है, जब तक लालू जी के साथ रहा, जो अब लालू जी के साथ नहीं है, ये जिन जो है, यही जिन का कमाल है कि जिन जिधर रहेगा ये अति पिछड़ा समाज का, उसी की सरकार होगी। और ये बोलने की बात नहीं रह गई, ये प्रमाणित है। इस चुनाव में, पहले के चुनाव में, उसके बाद नीतीश जी जब से आए, तो ये प्रमाणित है, बोलने की बात अब ये रह नहीं गई है। इसलिए अति पिछड़ा समाज का जिधर भी वोटर्स जाएंगे, अति पिछड़ा समाज जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी। चाहे आज 25 के चुनाव में एनडीए पूरी ताकत लगा दे कि इधर महागठबंधन या एनडी गठबंधन जिसको कहते हैं वो ताकत लगा दे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अति पिछड़ा समाज किधर वोट करेगा, ये सबसे। चंद्रवंशी जी, आपने वो बातें तो बताई जिन बातों को लेकर के बिहार में सरकारें बनी, कभी नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद रहे, ये सभी पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज को इस सामाजिक समीकरण से और जो समाजवाद की परिभाषा आप बता रहे हैं, जिसको गढ़ा गया, जिसकी एक नई पौध शुरू हुई,
आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया, बहुत सारी बातें हुई, पिछड़ा और अति पिछड़ा को 2 वर्गों में बांटा गया। लेकिन अति पिछड़ा समाज राजनीतिक रूप से कितना सबल हुआ है और संसदीय प्रणाली में कितना उसको भागीदारी मिली है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल से कितना संतुष्ट है आप? देखिए, अति पिछड़ा समाज जो है, ये समाज कभी सत्ता के लिए इसने प्रयास नहीं किया उस ढंग से। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग ने, ओबीसी ने संघर्ष किया सत्ता के लिए, उस तरह से अति पिछड़ा समाज ने कभी संघर्ष नहीं हुआ, सब दिन पिछलग्गू बन के रहा। वो इसी बात से संतुष्ट था कहीं न कहीं, जहाँ ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये कहीं न कहीं जो है वो यह समझ रहा है कि वो अभी उस लायक नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें 126, 25, 26 जितनी भी जातियां हैं अति पिछड़ा समाज में, ये डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत कि उसको डिवाइड कर करके रखा गया, और ये कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि हम सत्ता पर भी अपना मुख्यमंत्री दे सकते हैं या कर सकते हैं, इस लायक नहीं समझा। लेकिन अब जो है अति पिछड़ा समाज, ये आप जान लें और आने वाले समय में आप देखेंगे भी कि ये अति पिछड़ा समाज अब कह रहा है कि बिहार में एक बार हम लोगों का भी मौका आना चाहिए, मौका आना चाहिए, हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। होगा विद्यापति जी? अगर आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा के बहुत सारी दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं, जैसे प्रेम कुमार लगातार इतनी बार जीतते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन छुप करके रहते हैं। एक मौका आया था जब उनको आगे बढ़ाने की बात हुई थी, नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे, लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए जब भी खोजा जाता है तो दलित को खोजा जाता है, सवर्ण को खोजा जाता है, उसके बाद पिछड़ा समाज को खोजा जाता है, और इस बार भी कहा जा रहा है कि कुशवाहा का नंबर है। तो आप लोगों का नंबर कब आएगा? और अगर अति पिछड़ा समाज को गद्दी पर बैठाना है, सत्ता के शीर्ष पर लेकर के आना है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसके लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएंगे जिस फॉर्मूला से गद्दी तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, ये अति पिछड़ा जो वर्ग है, अब आपके भी ध्यान में ही है कि अति पिछड़ा समाज के लोग जो हैं, लोगों ने कई पार्टियां बनाई है और आप देख रहे हैं उसमें मैं हूँ, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है और कई ऐसे दल हैं जिसमें कि उन लोगों ने दल बनाया है। आखिर ये दल, क्षेत्रीय दल जो बना और ये अति पिछड़ा के समाज के लोग जो बनाए, कहीं ना कहीं अपने सम्मान और अधिकार के लिए बनाए हैं, और उस अधिकार में यह भी आता है कि उसे सत्ता भी चाहिए, बिल्कुल उसे एक मौका तो मिले। जब अति पिछड़ा समाज ने सभी को एक मौका दिया कि आप गद्दी पर आज रहिए, कल आप रहिए, तो फिर अति पिछड़ा समाज को अब उन लोगों को ये देना चाहिए एक मौका। मतलब कर्पूरी ठाकुर के बाद एक अभियान के तहत अगर देखा जाए तो आप उसके लिए क्या तैयारी करेंगे कि अति पिछड़ा समाज उस फ्रेम में? अभी अति पिछड़ा समाज के जो भी जितने भी दल हैं, आपको बता दें, कहीं न कहीं ये सभी जो है आने वाले समय में आपको बता दें, क्योंकि इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम है। बार्गेन अब कहीं जाते हैं, बार्गेन बन के चल रहे हैं, बार्गेन कर नहीं उनको, उनका वो भले अपना महत्व जो भी समझे, लेकिन बार्गेनिंग कैपेसिटी उनका नहीं है। आज मुकेश सहनी जी ने क्या कहा, 60 सीट हमको चाहिए, कह दिया उन्होंने, तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्या पार्टी की बैठक करके उन्होंने कहते, क्या आपको लगता है कि 60 सीट मिल जाएगा? वो ये है कि तोप मांगो तो पिस्तौल तो मिल जाएगा। लेकिन पिस्तौल पर भी संदेह है, हो सकता है कट्टा मिल जाए। तो सवाल ये है, पिछली बार ये हुआ था 2020 में, यही मैं बता रहा हूँ ना, ये बार्गेनिंग कैपेसिटी को अति पिछड़ा समाज अब एक बार फिर, क्योंकि हमारी बातें हो रही है इस तरह से, तो पिछड़ा समाज के जो भी लोग दल बनाए हैं, आप जनाब वो बराबर हमारे संपर्क में है और कह रहे हैं कि विद्यापति जी इस पर कुछ कीजिए, इस पर कुछ कीजिए, जिससे बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े। चाहे किसी की भी बार्गेनिंग कैपेसिटी हो, जिसने अति पिछड़ा समाज का दल के नेतृत्व कर रहे हैं और दल बना लिया है, वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनका नहीं है और बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। और ये 36% कहने के लिए जो है, ये 36% जिस दिन बार्गेनिंग कैपेसिटी में आ जाएंगे उस दिन उनकी सत्ता होगी, उनकी सरकार होगी, और जिस दिन इस तरह के दल एक प्लेटफॉर्म पर होंगे तो उस दिन उनका बार्गेनिंग कैपेसिटी मिलेगा और उस दिन उसका बिहार में सरकार बनेगी और वो एक दिन सत्ता में रहेंगे। यानी ये आप ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होने के बाद ये पता चल चुका है कि 36% से अधिक आपकी संख्या है अति पिछड़ा समाज की। अब इस अति पिछड़ा समाज के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं जो अपनी पार्टी संचालित कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के अति पिछड़ा के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए
तो क्या हम 2025 के चुनाव में इस तरह का कोई गठबंधन देख सकते हैं, जो अति पिछड़ा समाज के जितने भी दल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर, इवन की मुकेश सहनी की भी बात हम कर लेते हैं कि ये सारे लोग एक जगह आकर के और अपने अधिकार के लिए और शीर्ष कुर्सी पर बैठने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे? बातें हो रही है नीचे स्तर पर, बातें हो रही है। इस बार 2025 में देखने को मिलेगा? निश्चित मिल सकता है, निश्चित मिलेगा। ऐसा तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से लोग इस बार अवेयर हो करके और इस विषय पर बात कर रहे हैं, आखिर बातें जब शुरू हो गई है तो किसी अंजाम तक तो पहुंचेगा। आप लोगों को लालच दिया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम 36% अति पिछड़ों को टिकट देंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार आप देख रहे होंगे कि अति पिछड़ा समाज का सम्मेलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार वो इस काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ाओं को अपने पास लाना चाहती है, चाहे वो भीम सिंह के माध्यम से हो या फिर प्रेम कुमार के माध्यम से हो। वहां आप लोग अपना स्टेक कहाँ देखते हैं? बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊं कि अति पिछड़ा जो समाज है, जो वर्ग है, ये वर्ग का अब ये सोच है कि हम अपनी वकालत खुद करें, हम वकील नहीं रखते। हम अपनी वकालत खुद, अगर मान लिया जाए 36 ये प्रशांत किशोर जो भी बोल दें, तेजस्वी जी जो भी बोल दे, भारतीय जनता पार्टी जो भी बोल दे, लेकिन आप क्या बताइए कि अति पिछड़ा समाज की जब बात आएगी पटल पर विधानसभा में और लोकसभा में, तो क्या उस तरह से ये खड़ा होंगे हमारे लिए? वो कभी नहीं खड़ा होंगे हमारे लिए। सीट हमको दे देंगे, हमारे विधायक जीत के चले जाएंगे, लेकिन एजेंडा उन्हीं का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरा कहना है कि अति पिछड़ा समाज को अपनी हैसियत से अपना विधायक ले जाना होगा, एक दल के रूप में वहां पर ले जाना होगा, और वो दल का जो एजेंडा अपना होगा तब जाके अति पिछड़े विधायक अपना होगा, मुख्यमंत्री अपना होगा, मंत्री अपना होगा, एजेंडा अपना होगा। मुख्यमंत्री अगर आज के डेट में अगर नहीं भी बना पाता है वो अति पिछड़ा समाज, लेकिन अगर एक दल जिसमें 10-20 विधायक अगर चले जाते हैं, तो कोई भी एजेंडा जो अति पिछड़ा का विषय उठेगा तो वो दल ही उठाएगा। और चाहे प्रशांत किशोर जी 50 सीट दे दें, 75 सीट दे दें, लेकिन जिस समय अति पिछड़ा के अधिकार की बात होगी उस समय वो एजेंडा में रहेगा ही नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए इस बात को अति पिछड़ा समाज समझ गया है। इसलिए अति पिछड़ा समाज ने अब एक नए विचारधारा से कि सभी को एक जगह होकर के और अपना एक यूनिटी बना करके, और जब हम 50 विधायक वहां अगर एकजुट हो रहेंगे तो अपना एजेंडा होगा, अपना कार्यक्रम होगा, और मेरे एजेंडा पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विद्यापति चंद्रवंशी जी भी उस चुनाव की रणनीति में शामिल हो गए। मैंने पहले बताया कि इन्होंने अति पिछड़ा माता बहन जो संवाद यात्रा इन्होंने शुरू किया है। ये इसकी शुरुआत और केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना का घोषणा दोनों लगभग एक ही साथ चल रहा है। बिहार में जातीय जनगणना हुआ, 36% का आंकड़ा आ गया अति पिछड़ा समाज का। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने भी जनगणना की घोषणा की, उसमें जातीय जनगणना का भी कॉलम जोड़ दिया है? बिहार में जो जनगणना हुई उससे कितना लाभ मिला, और केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना करती है तो क्या आपको लगता है कि उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा? देखिए, जहां तक बिहार का सवाल है, इससे पहले भी जातीय आधारित गणना जिसे कहते हैं, जनगणना नहीं गणना उन्होंने दिया। बिहार में तो गणना हुई थी। तो इस आधार पर बिहार में जो आंकड़ा दिया है उसमें जो भी 19-20 फेरबदल हो जाए, लेकिन लगभग एक मानिए आंकड़ा उन्होंने दिया है जो बिहार में जिस समय आंकड़ा आया। तो ये आप फील कीजिए कि यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराती है तो उसमें नए नए आंकड़े आएंगे, नए थोड़ा फेरबदल होगा, है ना, थोड़ा फेरबदल होगा। लेकिन ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जातीय जनगणना का एजेंडा छोड़ा है, मेरे समझ से कहीं न कहीं ये एजेंडा में उनकी जो भी मजबूरी हो कि इस समय, जिस समय कि पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हुई है और उस समय ये एजेंडा छोड़ा गया, तो हम तो उस बात को भी याद करते हैं कि जिस समय वहां पर पुलवामा हुआ था, नहीं पुलवामा, जिस समय मंदिर मस्जिद ढाया गया था, उस समय आप याद कीजिए, तो उस समय ये कमंडल की बात आई थी सामने जी। तो डाइवर्सन ऑफ जो एजेंडा है जी। तो ये जो है एजेंडा इस समय देने की जो बात है, पहलगाम की चर्चा नहीं होती है, जातीय जनगणना की चर्चा हो रही है। तो ये मेरा कहना है कि जातीय जनगणना का पूरे देश में होना, ये तो इतनी आसानी से मान लिए
एकाएक घोषणा क्या कर आपको दिए। लगता है कि दबाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बिहार में हो गया और ये दबाव बन रहा था बिहार में, नहीं, बिहार में जाति ये अलग नहीं कर अगर सकते हैं? इस बार जी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदी अंग्रेजी में बोल करके जी लोगों को कन्विंस किया है कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, जी जनता उसको देख रही है जी और उलझा नहीं सकते हैं। इसका नहीं देख रही है जी और उसको डाइल्यूट करने का यदि विचार होगा तो इसका काफी नुकसान होगा। चाहे जातीय जनगणना कह दीजिए जी कि जो भी कह दीजिए, लेकिन डाइल्यूट करने का यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होगा तो इसका भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी क्योंकि वो मस्जिद तोड़ करके मंडल कमंडल ला जी, करके जी। जो डाइल्यूशन हुआ वो इस बार हम नहीं समझते हैं। जनता कॉन्शस है उस विषय पर कि निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उसको प्रधानमंत्री जी सरेआम वो भी बिहार में घोषणा किए हैं और बिहार में चुनाव है जी तो जी, क्या होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो है जी इसका बिहार में तो हो चुका है मिला जुला जी, करके जी, थोड़ा जी, बहुत, जी। तो बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। इसकी घोषणा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। बिहार पहले सोचिए जी कि बिहार में तो हो चुका है जी तो इसका क्या प्रभाव बिहार में पड़ेगा, ये तो कोई विषय ही नहीं रह गया। जी जी ये लोगों को मालूम है, अरे थोड़ा 19 थोड़ा 20 लोगों को मालूम है बिल्कुल, बिहार में क्या बिल्कुल। आंकड़ा है। तो और बिहार में चुनाव है, जहां चुनाव नहीं है, जहां चुनाव नहीं है जी वहां पर यह आंकड़ा जो भी काम सार्वजनिक करे, लेकिन होना चाहिए। बिहार में और वहां अगर नहीं है, वहां पर कोई जातीय जनगणना हुई नहीं है, बिहार में तो हो चुकी है, जी उसमें भले आंकड़ा जो 19-20 हो जाए तो इसका बहुत बड़ा बिहार में रिएक्शन होने नहीं वाला, मिलेगा, जी। जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा कि हमको इसका लाभ बिहार में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव और बाकी के जो विपक्षी दल हैं वो बड़ी खुश हो रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये विपक्ष के दबाव में हुआ है या फिर एजेंडा जो आप बता रहे हैं वो है? देखिए, आज पटाखा छोड़ने का मतलब है क्रेडिट लेना। जी कोई भी जो दल है वो क्रेडिट, पटाखा छोड़ के क्रेडिट लेना चाहती जी, है, और तो कोई जी। विषय इसमें है ही नहीं जी कि भाई पटाखा हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेरा मुद्दा था और हम ये मनवा बिहार के लिए। चुनाव पे असर पड़ेगा? कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। चलिए, इन सारी बातों के साथ साथ अब हम अंतिम में चर्चा कर लेते हैं आपके उस कार्यक्रम की, जिस कार्यक्रम को लेकर के आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आप अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में आप कहां कहां तक गए, इसके क्या इम्पैक्ट हैं? कार्यक्रम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में विशेष क्या है? हमने ये महसूस किया है कि जब अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, जी ये महिलाओं का जो विषय है, आपको ख्याल होगा कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी कि हम 33% जो है आरक्षण महिलाओं को देने जा रहे हैं। जी जी इसमें तो लोकसभा और विधानसभा में पूरे देश में होगा। जी 33% आरक्षण उन्होंने कह तो दिया, जी लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये तो बता दीजिए कि 33% आरक्षण तो आप जैसे आरक्षण, वो तो आरक्षण ही है 33%, जी चाहे महिलाओं को दीजिए आप, जी तो 33% आरक्षण में आपकी कितने पिछड़ा को जी और कितने अति पिछड़ा को आप दे रहे हैं, इसका वर्गीकरण में आप क्यों परहेज कर रहे हैं? जी तो फिर बात वहीं चली जाती है। जी तो इस विषय पर आज हम जब जा रहे हैं, इन विषयों को लेके, और बहुत सी उन अति पिछड़ा समाज की महिलाओं का विषय जी। है, उन विषयों को तो काफी इस विषय पर चर्चा हो रही है जी कि हमको क्या अधिकार में कितना सीट हमारे लिए रिजर्व होगा। जी आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जी आरक्षित सीट है, बिल्कुल जो पुरुष को खड़ा करे कि महिला को खड़ा करे। जी तो क्या उसमें ये 33% में उसके लिए भी ये सीट है? जी क्या 33% में अति पिछड़ी महिलाओं के लिए सीट क्यों नहीं रिजर्व है? जी ये तो सवाल है। इस सवाल को लेकर के जब हम जब सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं, जी जी अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा है, इसमें जी। पूछ रहे हैं माता जी। बहनें जी जो पढ़ी लिखी और काबिल जी जी हैं, वो पूछ रही हैं कि 33% विद्यापति जी आप ये बताइए कि आप अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं जी। तो हमको क्या अधिकार आप दिला रहे हैं? जी। हमने कहा कि यही इसी के लिए आपके पास हम आए हैं जी कि आपका 33% में आपका हिस्सा अलग होगा, नहीं होगा तो फिर इसका परिणाम जो हो ईंट से ईंट बजेगा। जी तो इसका फायदा मिल रहा है, निश्चित नहीं, लोग हमसे Aware हो सवाल रहे कर रहे हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं। हाँ, नहीं सवाल कर रहे हैं जी। क्योंकि सवाल ये बहुत लाजमी है
चुनाव में इस सवाल के साथ भी उतरेंगे आप? सवाल के साथ हम उतरे न उतरे, जनता इस सवाल का जवाब मांगेगी चुनाव में कि आने वाले समय में आप कुछ घोषणा तो कर दीजिए कि 33% में 20% अति पिछड़ा महिलाओं को देंगे, 10% पिछड़ा महिलाओं को देंगे, ऐसे वर्गीकरण तो कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि दो गठबंधन तो ऑलरेडी हैं, प्रशांत किशोर अपनी जगह पर कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तीसरे गठबंधन की भी कवायद? एक तो आपने बता दिया कि अति पिछड़ों को एकजुट होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि तीसरा फ्रंट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे 2020 में बना था? देखिए, तीसरा फ्रंट जो है वो इस बार तीसरा फ्रंट हो इस बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, चाहे कोई भी तीसरा फ्रंट हो। इस बार केवल एक ही चीज होगा जी कि यदि प्रशांत किशोर किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाते हैं, जैसा उन्होंने दावा किया है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, है ना जी, और अगर गठबंधन नहीं करके अगर स्वतंत्र रूप से उन्होंने 243 सीट पर चुनाव के लिए प्रत्याशी उतार दिया जी, तो और कुछ नहीं होगा। सिर्फ इनको क्या लाभ होगा नहीं होगा वो तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही होगा जो आप भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है कि वोट का प्रतिशत जीतने का जो वोट का मार्जिन होगा वो कम हो जाएगा और तीसरा और चौथा फ्रंट कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं डाल सकेगा, ये ऐसा मेरा आकलन है। और अगर आप लोगों का अति पिछड़ा वाला अगर बन गया गठबंधन तो वो गठबंधन तो और ज्यादा मारक होगा और ज्यादा परेशान करेगा। वो गठबंधन तो सरकार बनाएगा। जी चलिए, वो गठबंधन तो सरकार बनाएगा, जो उसको मिला लेगा उसी की सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो ही चुकी हैं और उसके साथ साथ हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। विद्यापति चंद्रवंशी जी भी अपनी पार्टी और अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कितने सीटों पे लड़ेंगे, क्या करेंगे, गठबंधन किस स्वरूप में जाएगा, किसके साथ गठबंधन बनाएंगे, आगे हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।